जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू मेजर कल्चर क्लासेस। माय नेम इज प्रियंका सिंह, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। और आज जो हम लेके आए हैं आपके लिए मॉडल पेपर नेवी एसएसआर का है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से क्वेश्चन पेपर देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे आए हैं आपके। यहाँ पे देखिए, आपको बोला है उस रेखा का समीकरण लिखना है जो 4, -5 से पास होती है और उसका इक्वेशन ये दिया हुआ है। इस रेखा के लंबवत आपको एक इक्वेशन लिखनी है लाइन की। तो यहाँ यानी कि यहाँ पे कोई अगर हमारी लाइन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी है, तो वो लाइन की इक्वेशन होती है हमारी ए बी एक्स। कोफिशिएंट्स आपको इंटरचेंज कर देने होते हैं। बी एक्स माइनस ए वाई प्लस सी, कोई नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा 0। और इसी पे अगर हम पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखते हैं तो क्या होता है, सेम कोफिशिएंट रहते हैं एक्स प्लस बी वाई और कोई नया कांस्टेंट आ जाता है 0। यानी कि एक लाइन की इक्वेशन देख के हम उस पे परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हैं और पैरेलल लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो अगर हमें इस लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि 4x माइनस 3y समथिंग कोफिशिएंट C1 आएगा जो कि इक्वल टू 0 है। अगर बाय ऑप्शन भी हम देखें तो 4x माइनस 3y सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बट अगर हम कांस्टेंट को देखें तो यहाँ पे x, y की वैल्यू क्या रखेंगे, 4, -5, क्योंकि ये लाइन किससे पास होती है हमारी 4, -5 से। तो जैसे यहाँ पे 4, -5 वैल्यू रखेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 4 × 4 -3 × -5 प्लस C1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 16 + 15 प्लस C1 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे C1 की वैल्यू आई -31। तो इक्वेशन हमारा क्या बन गया, 4x माइनस 3y प्लस -31 इज इक्वल टू 0, विच इज ऑप्शन नंबर ए। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप कोई भी पैरेलल या परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पता करना है स्क्वायर रूट इस नंबर का। तो स्क्वायर रूट का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ मॉड z प्लस x बाई 2 प्लस माइनस आई मॉड z माइनस x बाई 2, ये होता है। तो अगर इस फॉर्मूले को हम ध्यान से देखें तो मॉड z का वैल्यू क्या है, मॉड z हमारे पास z है -2i, तो मॉड z कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर यानी कि आएगा हमारा 2। इसका मतलब फॉर्मूले में अगर हम रख दें तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, 2 + 0 अपॉन 2 प्लस माइनस आई, ठीक है, क्योंकि वहां पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस आई अंडर रूट ऑफ मॉड z यानी कि 2, मॉड z यानी कि 2 और -0/2 ये आ जाएगा। अब इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे यहाँ से कितना आएगा 1 माइनस यहाँ पे भी 1 यानी कि 1 माइनस आई का प्लस माइनस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इज दैट क्लियर? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है फाइंड व्हाट इज द सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, इसके मूलों का योग बताना है। तो अगर हमारे पास कोई इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप की, तो यहाँ पे अगर इसके दो मूल है बेटा, दो रूट्स है अल्फा और बीटा, तो हमें पता होता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है हमारा c/a हो जाता है। तो हमसे पूछा है सिर्फ और सिर्फ योग पूछा है, यानी कि इस इक्वेशन को देख के हम लिख सकते हैं -b, ये वाला टर्म b है और ये a और ये c। तो ऑलरेडी b में माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा 7 - 4√3 अपॉन a कितना है 2 - √3। मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइज कर देते हैं इसको दोनों तरफ, यानी 2 + √3 और यहाँ आ जाएगा इंटू 2 + √3। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 14 - 8√3 प्लस 7√3 माइनस आपका 12, राइट, और अपॉन में आ जाएगा ये a माइनस बी और a प्लस बी है यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 - 3 आ जाएगा। ऊपर आपका कितना बचेगा 14 - 12 दैट इज 2 और यहाँ से आएगा -√3 और डिनोमिनेटर में तो 1 है ही है, यानी 2 - √3 विच इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन में ये क्वेश्चन बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन वो होता है जहां पे हम x और y को आसानी से अलग नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं कि dy/dx जो होता है हमारा वो होता है माइनस डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के संदर्भ में उसको डिफरेंशिएट करो बेटा और कांस्टेंट रखो, किसको, कांस्टेंट रखना होता है y को। y को क्या रखना होता है बेटा, कांस्टेंट, और डिनोमिनेटर में आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू
y और कांस्टेंट रखिए इस बार x को, ठीक है। तो जैसे कि इस इक्वेशन को पहले हम एक साइड ले आके लिख लेते हैं, 2x प्लस 2y माइनस 2 टू द पावर x प्लस y इज इक्वल टू 0। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर x कितना होता है हमारा, a टू द पावर x log a, राइट। तो ये क्या है, a जहाँ कोई कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, यहाँ 2 कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करें एक लाइन में तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से माइनस साइन आएगा, 2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका करेंगे तो 2 टू द पावर x log 2 आएगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट और y को भी हम क्या ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट। साथ ही साथ यहाँ आएगा माइनस 2 टू द पावर x प्लस वाई और log 2 साथ में। और जब पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और y का 0। तो नीचे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, इसका 0 हो जाएगा और 2 टू द पावर y का डिफरेंशिएशन यानी 2 टू द पावर y log 2 हो जाएगा, माइनस 2 टू द पावर x प्लस वाई और log 2 आ जाएगा बेटा, है ना। क्योंकि यहाँ पे y का कोफिशिएंट है, इसको डिफरेंशिएट किया, इसका डिफरेंशिएशन ये, पावर का डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो x का 0 और y का कितना हो जाएगा 1। इसको अगर हम सॉल्व करके लिखें तो log 2 कैंसिल हो जाएगा, सब जगह log 2 कॉमन है और 2 टू द पावर x हम कॉमन ले सकते हैं यानी माइनस 2 टू द पावर x ऊपर से कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस 2 टू द पावर y। साथ ही साथ नीचे कितना log 2 सब जगह से कॉमन लेके कैंसिल हो चुका है, यहाँ बचेगा 2 टू द पावर y और माइनस 2 टू द पावर x प्लस y। तो 2 टू द पावर y को अगर नीचे से कॉमन ले ले तो अंदर बचेगा 1 माइनस 2 टू द पावर x। इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं बेटा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दे और 2 टू द पावर y ऊपर कर दे, तो जब बेस सेम होता है कोफिशिएंट ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 2 टू द पावर x माइनस y आएगा और इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 टू द पावर y माइनस 1, ठीक है। और नीचे आ जाएगा आपका 1 माइनस 2 टू द पावर x। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये दिस इज इन द ऑप्शन नंबर सी। इज दैट क्लियर। तो सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन आए तो आपको क्या करना है, माइनस साइन लगाना है, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x और अपॉन डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y। इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन जहां पे x और y को अलग अलग नहीं किया जा सकता। जैसे अगर हमने लिख दिया log x प्लस वाई, यहाँ पे भी क्या है, ये फंक्शन log x प्लस वाई के फॉर्म में है, यानी कि x और y, जैसे साइन x प्लस वाई। तो हम इस तरह के फंक्शंस में इम्प्लिसिट रूल लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको बताने हैं। एक बहुभुज है जिसमें विकर्णों की संख्या आपको 90 दी है, डायगोनल्स 90 दिए हैं, तो आपको बताना है उसके नंबर ऑफ साइड्स, भुजाएं कितनी होंगी। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डायगोनल्स, जो कि हमें दिया है 90। तो यहाँ से आया n इंटू n प्लस 3 इज इक्वल्स टू 180। तो बाय ऑप्शन भी अगर हम चले जाए तो हमें ये पता है कि ये लिखा है 12 इंटू 15 ही 180 होता है, राइट। तो n का वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा 12। इज दैट क्लियर। तो विच इज ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें ये दिया है, एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स का रेशियो दिया है। तो आपसे पूछा है न्यूनतम कोण। तो ये न्यूनतम कोण कहाँ होगा, आप ये देखिए, अगर कोई त्रिभुज है अपने पास तो साइड क्या क्या दी हुई है आपको, एक दिया है 2, एक दिया है √6 और एक दिया है 1 प्लस √3, ठीक है। अगर A को मैं बोल देती हूँ ये, B हमारा ये है और C हमारा ये है, यानी कि ये साइड A, B और C ट्राइंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए बेटा कि जब भी हम ट्राइंगल बनाते हैं, अगर कोई साइड छोटी है, दैट मीन्स अगर कोई साइड हमारी छोटी है तो एंगल छोटा होगा। अगर हम साइड को बड़ा कर दें तो एंगल भी क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुद्दा है कि हम ये देखें कि सबसे छोटी साइड किस साइड है, 2। तो इसके सामने वाला कोण ही सबसे छोटा होगा, क्योंकि इस √6 का वैल्यू 2 से बड़ा होता है और ये वैल्यू भी क्या है, √3 का वैल्यू 1.723 होता है और ये ऐड होगा 1 में तो 2 से बड़ा ही है। तो ये साइड सबसे छोटी, इसका मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो यहाँ पे हम cos A का रूल लगा दें। cos A क्या होता है, b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2 bc। b² कितना है, √6 का स्क्वायर यानी 6, नीचे आएगा 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे √6 का स्क्वायर ही लिख देते हैं और माइनस करना रहेगा बेटा आपको 2 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ b इंटू सी। व्हाट इज b इंटू सी, यानी √6 और 1 ब्रैकेट में 1 प्लस √3,
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 2√6 1 प्लस √3। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से ये 4 ये -4 कैंसिल, यहाँ 6 बचेगा, 6 प्लस 2√3। अगर मैं 2√3 कॉमन ले लूं तो मुझे मिलेगा 2√3 कॉमन लेने पे अंदर मुझे मिलेगा सिर्फ और सिर्फ √3 और यहाँ बचेगा 1 और डिनोमिनेटर में क्या है 2√6 1 प्लस √3 1 प्लस √3 1 ये पूरा ब्रैकेट सेम है यानी कि कैंसिल हो गया और यहाँ से 2 कैंसिल। √3/√6 कितना होता है, √3/√6 जब कैंसिल होगा यहाँ बचेगा 1/√2 1/√2 यानी cos A का वैल्यू 1/√2, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होता है, अगर कोई मेरी मैट्रिक्स है P क्रॉस Q ऑर्डर की और वो मल्टीप्लाई होगी मैट्रिक्स, जिस भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी उसको Q क्रॉस समथिंग R होना पड़ेगा। ये दोनों मैट्रिक्स का जो आपका यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। इसका मतलब जो भी मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होता है P क्रॉस R। तो हमें ये दिया हुआ है कि कोई मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर कितना है आपका 2 क्रॉस 3, तो B का 3 क्रॉस समथिंग होगा और यहाँ पे दिया है 2 क्रॉस 2, तो लाजमी सी बात है B जो होगी वो किस ऑर्डर की होगी 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की होगी। तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल है नहीं, ये भी ऑर्डर पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन दोनों ये पॉसिबल है। अगर हम बाय ऑप्शन भी चले जाएंगे बेटा तो आप ये देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। ठीक है, बाय ऑप्शन आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। जैसे ही आप ए को सॉल्व करेंगे 5 6 1 2 -1 5 है और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 2 1 6 4 3 के साथ, तो आपको ये मिलेगा कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। क्लियर? अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें पूछा है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसके विस्तार में पदों की संख्या क्या होगी। तो अगर इसमें पदों की संख्या पूछ रहा है बेटा, तो अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो 1 + 2x + x² का होल पावर 10 लिखा हुआ, ये 1 + x का होल स्क्वायर है, 1 + x का होल स्क्वायर का पावर 10 जिसको हम लिख सकते हैं 1 + x का पावर 20। और इस तरीके के फॉर्मेट में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं पावर +1। ठीक है, 1 + x का पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने होते हैं n + 1। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है 20, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे 21 विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिमिट का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे पूछा है कि अगर x टेंड्स टू 3, x 3 को टेंड करेगा तो आपके fx का वैल्यू क्या होगा। अगर 3 को टेंड करेगा, लिमिट LHL निकालते हैं पहले, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, अगर 3 माइनस को टेंड करेगा तो हमें कौन सा वाला एक्सप्रेशन मिलेगा x² - 5 वाला एक्सप्रेशन मिलेगा, तो x² - 5 मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम 3 की वैल्यू रख दें तो हमें मिलेगा 9 - 5 विच इज इक्वल टू 4। और अगर हम RHL निकाल रहे हैं तो हमें मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव, 3 प्लस के लिए हमें कौन सा लेना है √(x + 13), तो यहाँ से वैल्यू आएगा √(x + 13। 3 पॉजिटिव साइड पे जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, यहाँ पे 3 पॉजिटिव को अप्रोच करेगा, पॉजिटिव साइड से 3 को अप्रोच करेगा तो यहाँ 3 वैल्यू रखेंगे, तो यानी 3 + 13 दैट इज 16 √16 और √16 में वैल्यू कितनी आएगी बेटा 4 विच इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 4। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यहाँ पे कि 4 लोगों को 3 आदमी 2 औरतें और 4 बच्चों में से चुना जाता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि उनमें से 2 बच्चे हों, क्या प्रायिकता है कि उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे हों। तो सीधी सी बात है, अगर 4 में से अगर हम 2 बच्चे सिलेक्ट कर लें तो बचेंगे कितने, बचेंगे 5 लोग, है ना। ये 4 बच्चों में से हमने 2 बच्चे सिलेक्ट कर दिए और टोटल ये कितने आदमी और औरत मिला के 5 लोग हैं, तो 5 में से हमें 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा और टोटल पॉसिबिलिटी क्या है 9 में से हमें 4 को सिलेक्ट करना है। इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा कि 4 × 3/2, क्योंकि जब भी हमारा कुछ फॉर्मेट इस टाइप का होता है हम क्या नीचे 2 लिखा है तो 2 ही टर्म्स ऊपर के एक्सपेंशन के लिखते हैं, तो 4 × 3/2 और यहाँ आ जाएगा 5 × 4/2। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 9 × 8 × 7 × 6 अपॉन 4 का फैक्टोरियल यानी 4 3 2 × 1।
इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हम देख रहे हैं 4 कैंसिल हो गया, यहाँ 4 2 8 कैंसिल हो गया, 3 से 3 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया। ऊपर बचा बेटा आपका 3 इंटू 5 इंटू 4 और डिनोमिनेटर में आपका बचा है 3 इंटू 7 इंटू 6। 3 से 3 कैंसिल और यहाँ पे 2 से 3 टाइम्स में कैंसिल, यानी आपका बचा 10/21 विच इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू। तो हमें ये पता है कि अगर हम 7 24 25 बेटा एक ट्रिपलेट होता है, तो ये क्या दिया है? परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनस दिया है, तो यहाँ पे बेस तो 7 ही आएगा। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी यूज कर सकते हैं, बट आपको कुछ ट्रिपलेट दिमाग में याद होने चाहिए, जैसे 3 4 5 6 8 10, इसी में 2 मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी तरह 9 12 15 भी आ जाएगा, इसी में सब में 3 मल्टीप्लाई कर दिया है। साथ ही साथ 5 12 13 भी आपका ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 भी आपका ट्रिपलेट होता है, 7 24 25 भी। आपको कुछ ट्रिपलेट दिमाग में रखने होते हैं ताकि आपको एग्जाम में समय की कमी ना पड़े। तो ये 7 हो गया, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि cos थीटा मेरा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 7/25। अब मुझे साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे ये पता है cos 2 थीटा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंगल जस्ट हाफ हो जाता है, तो यहाँ पे अगर cos थीटा रहेगा तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहीं से मेरी साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू आ सकती है। तो cos थीटा का वैल्यू क्या है? 7/25 इज इक्वल टू 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 विल बी इक्वल टू 1 - 7/25। ठीक है, और अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा क्या? 25 - 7 दैट इज 18/25 इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 से ये कटा है 9 टाइम्स में, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई आपकी 9/25। तो साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/5, है ना, रूट लेके। तो विच इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है आपको इंटीग्रेट करना है। हर जगह 1/√2 आपको दिख रहा है, तो अगर हम नीचे आपका √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा dx 1/√2। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ क्या आएगा? साथ ही साथ यहाँ पे आ जाएगा cos x इंटू 1/√2 माइनस साइन x इंटू 1/√2। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं? 1/√2 dx। ये क्या है? इसको मैं लिख सकती हूँ cos 45 डिग्री और ये sin 45 डिग्री। तो ये फॉर्मूला बन गया मेरा cos x प्लस पाई बाई 4 का, x प्लस पाई बाई 4 का ये फॉर्मूला बन गया। इसको अगर हम ऊपर भेज दें तो क्या हो जाएगा? 1/√2 क्या आ जाएगा यहाँ पे? sec x प्लस पाई बाई 4 dx हो जाएगा। अब जब हमें इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे तो हमें पता होना चाहिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। एक तो फॉर्मूला होता है हमारा ln sec x प्लस tan x होता है प्लस c, या तो हम एक और फॉर्मूला लगाते हैं log ऑफ tan क्या होता है? पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस c होता है। तो यहाँ पे आपको सारे फॉर्मूले tan में दिख रहे हैं, तो हमें tan में ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम tan में फॉर्मूला लगाएंगे तो इसको इंटीग्रेट करने पे मिलेगा log tan पाई बाई 4 आएगा, वहां एक्सप्रेशन से पाई बाई 4 आएगा। x अपने पास क्या है? x प्लस पाई बाई 4, यानी x प्लस पाई बाई 4 बाई 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन मिला हमारे पास वो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। यहाँ देखिए 1/√2 ln tan पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 8 प्लस x बाई 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ x बाई 2 ये पाई बाई 8 हो जाएगा। इसको जैसे ही आप ऐड करेंगे 1/√2 ln tan ये कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई यानी 3 पाई बाई 8 प्लस x बाई 2, ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन? विच इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ये दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखना है और ऑप्शन के हिसाब से आप देख लीजिए कि आंसर हमें किस टर्म में चाहिए।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको ये दिया हुआ है कि एक वृत्त है, वृत्त का एक व्यास की एक सिरे का निर्देशांक ये दिया हुआ है, तो दूसरे सिरे का निर्देशांक आपको जानना है। ठीक है, एक सर्कल है हमारे पास, एक डायमीटर है, डायमीटर के एक पॉइंट हमें P दिया हुआ है कितना 1,0, तो हमें ये वाला कोऑर्डिनेट पता करना है। हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, जब भी हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन आता है ax² प्लस y स्क्वायर ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये 2D इक्वेशन है जो सर्कल की होती है, जहाँ पे h इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो हमें ये पता है कि हमारा यहाँ पे जो सेंटर निकलता है वो -g, -f होता है, और हमारा रेडियस क्या हो जाता है √g² प्लस f² माइनस c, ये दोनों ही बातें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर g और x का टर्म निकालना है तो वो x के साथ और y के साथ कोफिशिएंट्स होंगे, लेकिन यहाँ पे 2gx होता है और 2fy, और यहाँ पे हमें चाहिए -2 -f, तो हम क्या करते हैं -2 से बेटा डिवाइड करते हैं। -2 से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपको कोफिशिएंट मिल जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा -2, ये आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इस एक्सप्रेशन में -2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो सेंटर वाले पॉइंट क्या आ गए आपके -1, -2। आपको ये वाला पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट को ले लेते हैं अल्फा, बीटा। तो हमें ये पता है ये सेंटर है और ये डायमीटर के निर्देशांक है, इसका मतलब यह है कि इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो अल्फा प्लस 1/2 किसके बराबर होगा -1 के, और बीटा प्लस 0/2 ये बराबर होगा -2 के। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आएगी -2 -1, यानी अल्फा इज इक्वल टू -3, और यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई -4। अल्फा की वैल्यू -3 और बीटा की वैल्यू -4, और हमें दूसरे निर्देशांक ही निकालने थे, तो -3, -4 विच इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ये दिया हुआ है किस अनुपात में बिंदु जो ये है, ये आपका क्या है XY प्लेन से कट हो रहा है। क्वेश्चन का मतलब देखिए बेटा, समझिए, यहाँ पे एक पॉइंट है कुछ आपका 2, 4, 5, ठीक है, और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 3, 4 और -2। अगर ये दोनों पॉइंट को हमारा कोई प्लेन काटता है, वो प्लेन कैसा है आपका XY टाइप का प्लेन है, यानी कि यहाँ पे ये वाले जो ये किस रेशियो में इसको काटेगा आपको ये पता करना है। तो हमें ये पता है कि अगर ये XY प्लेन होगा तो यहाँ पे Z बराबर 0 होगा, इस प्लेन में Z इक्वल्स टू क्या होगा 0, और अगर Z इज इक्वल्स टू 0 है तो Z को हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे m इंटू -4 प्लस n इंटू 5 Z वाले कोऑर्डिनेट्स बाय m प्लस n शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यही तो निकालने का तरीका है। x और y के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं, वहां से 2 इक्वेशन मिलेगी, बट वो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। जैसे ही आपको ये दिया है XY प्लेन, तो इस बात पे आपको ध्यान देना है, इसका मतलब z इज इक्वल्स टू 0। सिर्फ और सिर्फ z की वैल्यू यूज करके हम m और n का रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा -4m प्लस 5n इज इक्वल्स टू 0, है ना, m बाई n उधर जाके मल्टीप्लाई, यानी कि आपको मिला m बाई n का रेशियो आपको मिला 5/4 विच इज ऑप्शन नंबर ए 5/4। क्लियर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, कितने प्रकार से एक व्यक्ति 5 पत्रों को 7 पत्र पेटियों में डाल सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान दें। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, यहाँ से हमारे पास 5 पत्र है बेटा, हर 5 पत्र के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है 7, यानी ये पत्र 7 तरीके से डाला जा सकता है, ये पत्र भी 7 तरीके से डाला जा सकता है, और हर पत्र के लिए कितनी पॉसिबिलिटी 7 7 7। तो ये कितनी पॉसिबिलिटी हो गई टोटल 7 टू द पावर 5 विच इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में ये दिया है कि एक श्रेणी दी हुई है, आपको बताना है कि प्रथम ऋणात्मक पद आपका क्या होगा। तो हमें यहाँ पे पहले तो सीरीज को देखना पड़ेगा, ये 20 है, दूसरा वाला एक्सप्रेशन आपका कितना आ जाएगा 37/4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ये 38/2 हो जाएगा, और इसी तरह एक्सप्रेशन कुछ आगे जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है a की वैल्यू 20 है, और अगर हम d निकालें तो हमारा d आ जाएगा कि 77 आएगा,
ठीक है, ये हो जाएगा 77, तो 77/4 माइनस 20 करेंगे आप, ठीक है, यही तो d होता है, ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा -3/4। अगर ये -3/4 है तो हमें पता है कि a प्लस n माइनस 1d, आप देखें कि कब लेस देन 0 हो जाएगा। सबसे पहले तो a का वैल्यू है 20 और n हमको निकालना है n-1 और d का वैल्यू है -3/4 इज लेस देन 0। इस टर्म को उधर भेज दो तो हमें मिल जाएगा 20 इज लेस देन n-1 3/4, 4 से मल्टीप्लाई 80/3 हो गया, यानी 80/3 इज लेस देन n-1। यहाँ से n की वैल्यू अगर हम निकालें तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे आ जाएगा n इज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे ये तो 26 पॉइंट समथिंग आएगा और यहाँ से 1 उसमें ऐड हो जाएगा तो 27 पॉइंट समथिंग आएगा। 27 के बाद कुछ पॉइंट में आंसर आएगा बेटा, तो जब ये पॉइंट में आंसर 67 मान लो कुछ आ रहा है तो इसका मतलब इससे जस्ट, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रही है, ये फ्रैक्शन में तो आ नहीं सकता, इसका मतलब है कि n जो होगा वो हमारा 28 होगा, 28th टर्म होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्टली फॉर्मूले में a निकाला, d निकाला, उसके बाद फॉर्मूले में रखा, देखो 0 से लेस देन कौन से वाले टर्म पे हो जा रहा है, दैट इज n की वैल्यू आ गई 28। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा लॉग का क्वेश्चन है। वैल्यne दी है y इज इक्वल टू 2 to the पावर 1 अपॉन लॉग 8 का x में पावर, ठीक है, लॉग दिया है x/8 ऐसा दिया हुआ है, तो यहाँ से y की वैल्यू हम निकालेंगे 2, ये log 8/x हो जाएगा, यानी कि log x बाय log 8 हो जाएगा, है ना, और log 8 कितना होता है 2 to the power 3, इसका मतलब 2 to the power log x 3 log 2 लिख सकते हैं, 3 log 2, क्योंकि क्या होता है प्रॉपर्टी, हमारा प्रॉपर्टी होता है a to the power n, हमारा होता है n log a, और उससे पहले जो प्रॉपर्टी हमने लगाई थी कि log of a बेस b जो होता है वो क्या होता है log of b by log of a होता है ना, वही प्रॉपर्टी लगाई, तो यहाँ क्या हो जाता है log 8 by log x होता है, log x ऊपर चला गया तो log x by log 8 हो गया, 8 को लिखा 2 to the power 3, 3 पावर आगे आ गया, ठीक है, तो ये 1/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 to the power log x की पावर 1/3 by log 2 हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं 2 log बेस में 2x की पावर 1/3। और जब भी ऐसा एक्सप्रेशन होता है log समथिंग a टू दी पावर बेस में a और x आता है तो आंसर कितना आ जाता है हमारा x आता है, और यहाँ बेस क्या है दोनों के, ये दोनों सेम है, ये दोनों टर्म जैसे ही सेम है, तो क्या बचेगा आपके पास x की पावर 1/3 और यही वैल्यू किसके बराबर है y के, तो x की वैल्यू आ गई y³ विच इज ऑप्शन नंबर सी। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली आपको लॉग की प्रॉपर्टीज याद नहीं होंगी तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, तो लॉग की प्रॉपर्टीज को बार बार रिपीट या रिवाइज करते रहा करिए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है कि अगर f(x) इतना है तो f इनवर्स x का प्रांत क्या होगा, डोमेन क्या होगा बेटा, ठीक है, सॉरी रेंज क्या होगा, ठीक है। अगर हम ये चीज देखें तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा कि f(x) y इज इक्वल टू f(x) मान लेते हैं कुछ, तो x की वैल्यू आएगी हमारी f इनवर्स ऑफ y। हमें x क्या दिया हुआ है, हमें x दिया हुआ है, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में हमें f(x) दिया हुआ है 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x विच इज इक्वल टू y, है ना। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखूँ तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 1 माइनस x इज इक्वल टू y प्लस xy, है ना। तो यहाँ से इस टर्म को इधर ले आते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस xy इज इक्वल टू 1 माइनस y, ठीक है, ये आ जाएगा 1 माइनस y को इधर भेज दिया और x को इधर भेज दिया, तो यहाँ से आया x कॉमन, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, तो x की वैल्यू आई 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई, है ना। ये वैल्यू है हमारी f इनवर्स y की, ये x लिखो या f इनवर्स y लिखो, तो y की जगह अगर मैं वेरिएबल बदल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा f इनवर्स x हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x,
अब डोमेन में क्या, यहाँ पे क्या है बेटा, ये जो वैल्यू है ये आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, यानी 1 प्लस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट, 0। तो x का मान क्या नहीं होना चाहिए, x का मान शुड नॉट बी इक्वल टू -1। x -1 नहीं होना चाहिए बेटा, -1 के अलावा कुछ भी हो, यानी रियल नंबर में से माइनस कर दीजिए आप क्या, -1, तो ये हर जगह आपका डिफाइन हो जाएगा। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा आपका -1। यहाँ पे हमें f इनवर्स की बात करनी थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, फंक्शन को देखा कि y, ये fx क्या होता है, किसी y के बराबर होगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू f इनवर्स y होगा। तो हमारा टारगेट था f इनवर्स y निकालना, ताकि यहाँ पे x को हम y को हम x से रिप्लेस कर पाए। तो इस एक्सप्रेशन से सबसे पहले x की वैल्यू निकाली, और x की वैल्यू आने का मतलब है f इनवर्स y की वैल्यू आनी। f इनवर्स y को जैसे हमने y को रिप्लेस किया x से, तो हमारा फंक्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया है कि ये जो वैल्यू है इसमें k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जो टर्म यहाँ पे है x से इंडिपेंडेंट टर्म है, ठीक है। x से इंडिपेंडेंट टर्म, पहले तो उस टर्म को लिखते हैं tr+1, हमारा क्या हो जाएगा ncr, यानी 10 दिया है n की वैल्यू और r ले लिया, और साथ ही साथ रूट x की वैल्यू, रूट x के पावर क्या होगा, फर्स्ट टर्म यही है रूट x, इसका पावर होगा 10 - r/2। साथ ही साथ सेकंड टर्म है हमारा k/x², और इसका पावर हो जाएगा r। तो यहाँ अगर हम x के पावर की बात करें 10cr, यानी x का पावर यहाँ से कितना हो गया 10 - r/2, है ना, क्योंकि x की वैल्यू, x का पावर क्या है 1/2। साथ ही साथ यहाँ से क्या आ जाएगा, x की पावर 2 का होल पावर r है, यानी x की पावर -2r हो गया, और यहाँ आ गया इंटू k²। तो ये एक्सप्रेशन, ये वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए, यानी ये वैल्यू हमारी 1 होनी चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x होने के लिए, यानी 10 - r/2 -2r शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू सॉल्व करें, 10 - r/2 हमारा हो गया 2r, तो यहाँ से r की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4r प्लस r 5r हो जाएगा, है ना, ये 5r हो जाएगा, और अगर 5r हो जाएगा तो r का x वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 2। आपका r का वैल्यू जैसे ही 2 आएगा, और आपको ये वैल्यू कितनी दी है 405, और r का वैल्यू 2, यानी 10c2, और साथ ही साथ k की पावर 2 हो जाएगा। 10c2 होने का मतलब 505, इसका मतलब 10 × 9/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा k² के बराबर। यहाँ से कैंसिल हुआ 5 टाइम्स, और 5 से जब ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 30, ठीक है, ये हो जाएगा 81, और 9 से कैंसिल होगा 9 टाइम्स, यानी k की वैल्यू आ गई +-3, विच इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो ऐसे ही करना है आपको, x के कोफिशिएंट यानी x की पावर को कितना कर देना है 0। जैसे आप x की पावर 0 करेंगे आपको r की वैल्यू मिल जाएगी, और r की वैल्यू रखते ही आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया हुआ है इसका इंटीग्रेशन। अगर इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है तो आपको ये दिखना चाहिए कि आपको पाई लॉग x की वैल्यू आपको कितनी रखनी चाहिए, t के बराबर। अगर हम पाई लॉग x को वैल्यू t के बराबर रख दें तो हमें मिलेगा पाई लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, dx शुड बी इक्वल टू dt हो जाएगा। साथ ही साथ अगर x का वैल्यू 1 है तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 1 है तो ये 0 हो जाएगा, और अगर x का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है e⁻19 है तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, e⁻19 रखोगे तो यहाँ t का वैल्यू आ जाएगा 19π। क्लियर? तो अब अगर हमारा एक्सप्रेशन क्या चेंज हो जाएगा 0 to 19π, साथ ही साथ sin t dt हो जाएगा, ठीक है, π/x dx हमारा dt हो गया, और अंदर वाला ब्रैकेट हमारा t है। इसका इंटीग्रेशन होता है -cos t, और लिमिट लगा दी हमने 0 से 19π, तो -cos 19π -cos 0। अब cos 19π होता है आपका -1, ठीक है, -1, और cos 0 भी कितना है 1, cos 0 1, और -19 कितना होता है -1, तो यानी -1 कितना हो गया -2, और बाहर 2, यानी कि आंसर आ गया आपका 2, विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमें ये दिया हुआ है, हमें दिया है tan इनवर्स की वैल्यू 5/11 दी है। तो tan थीटा अगर हम किसी एक्सप्रेशन में देखें तो हमें ट्राइंगल दिख रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 5 है, ये 11 है।
5 और 11 है तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, यानी 25 प्लस 101, यानी कि अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 121, ये एक्सप्रेशन का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 146, अंडर रूट ऑफ 146। तो इसका मतलब बेटा ये हो गया सीधा सीधा से, यहाँ से अगर हम सेक थीटा की वैल्यू निकालें तो सेक थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस का मतलब हो गया हमारा, ठीक है, सॉरी सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी अंडर रूट ऑफ 146 बाय 11। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 146 अपॉन 121, विच इज ऑप्शन नंबर सी। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि आपको एक अदिश P दिया हुआ है का परिमाण आपको बताना है अगर ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर होने का मतलब है इसका मॉडुलस 1 होगा बेटा, -3i -2j + 3k 13k कैप इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ से आया आपका P, मॉड ऑफ P, साथ ही साथ इसका मॉड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ कितना 3 -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 13 का स्क्वायर यानी 169, ये दिस शुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें मॉड P की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, मॉड P की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट दिस वैल्यू, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 हो गया। 13 जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 182, विच इज ऑप्शन नंबर डी। इज दैट क्लियर? तो आंसर आ जाएगा इसका डी वाला। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दिया हुआ है कि ये कुछ डेटा है पाई चार्ट में दिया हुआ है, तो आपको सीधा सीधा से ये बताना है कि यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल होगा, एंगल ऑफ सेक्टर, उस सेक्टर का एंगल क्या होगा, सेक्टर का कोण बताना है जो कि आपका उद्योगों को दिया गया है, सप्लाई फॉर इंडस्ट्री कितना दिया है हमें 25%। तो सीधा सा मतलब ये है कि हमें ये टोटल कितना है 100%, 100% का वैल्यू 360 डिग्री होता है ना, ये पूरा 100% है और यही 100% कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 360 डिग्री को। तो हमें निकालना है 25% का वैल्यू, तो 360 डिग्री बाय 100 किया तो 1% की वैल्यू आई, साथ ही साथ 25 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी 25% की वैल्यू आ गई। यहाँ से कटा 4 टाइम्स और ये 4 से कटेगा यानी 90 डिग्री हमारा आंसर होगा, विच इज ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिए हुए हैं यदि ये 3 बिंदु हैं किसी चतुर्भुज के, ठीक है, चतुर्भुज के अगर 3 बिंदु दिए हुए हैं तो आपको चौथा बिंदु निकालना है। एक पॉइंट ले लेते हैं 5 -1 1, ठीक है, एक पॉइंट दिया है -1 -3 4 और एक पॉइंट है आपका 1, -6, 10 और लास्ट पॉइंट हम कुछ ले लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो हमें ये पता है कि ये दोनों जो हैं ये इक्वल डिस्टेंस पे बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि ये दूरी दोनों की क्या हो जाएंगी, बराबर होगी। तो इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट बेटा 1 होगा, यानी 5 + 1/2 बराबर होगा अल्फा -1, क्योंकि 1 होता है प्लस करते हैं बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 6 + 1, यानी अल्फा प्लस अल्फा की वैल्यू आ गई 7, ठीक है, 7 हमें 3 ऑप्शन में दिया है। बीटा की वैल्यू कैसे आएगी, -1 -6/2 शुड बी -1 और -6 लिया, साथ ही साथ यहाँ से लिया -3 और बीटा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से आ गया -7, ठीक है, यहाँ से आ गया -7 + 3, -7 + 3 हो गया, बीटा की वैल्यू -4, -4 कौन से ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में दिया। तो गामा का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, गामा का वैल्यू आ जाएगा 10 + 1/2 लास्ट थर्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा गामा + 4/2, 2 से 2 कैंसिल, ये 11 -4 दैट इज 7, यानी गामा का वैल्यू आ गया 7, यानी कोऑर्डिनेट है आपके 7 - 4 7, विच इज ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो कि हमारा आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है ये जो इक्वेशन है बेटा ये आपका दिखा रहा है परवलय यानी कि पैराबोला। तो पैराबोला होने की सीधी सी कंडीशन ये होती है h² बराबर होता है AB के। यहाँ पे h² क्या होता है, जो h की वैल्यू जो xy के साथ होता है, इक्वेशन हमारा होता है ax² + 2hxy 2by² + 2gx
प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है हमारा एक्सप्रेशन। तो xy के साथ जो 2 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है वही h है, तो यानी यहाँ पे 4 लिखा है, h की वैल्यू आ गई हमारी 2 का स्क्वायर। साथ ही साथ यहाँ पे a क्या है लैम्डा और b क्या है हमारा 1, y स्क्वायर के साथ क्या है 1, यानी कि a लैम्डा इंटू b कितना है 1, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारी सीधी सी 4 विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप दिस क्वेश्चन विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो इसी तरह के पैटर्न को फॉलो करते रहें और लगातार पढ़ते रहिए और मॉडल पेपर करने के बाद अपने स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन पे शेयर करें। जय हिंद एंड टेक केयर।